वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाइनोमियल थ्योरम आप डिस्कस कर रहे हैं। कल लास्ट क्लास में आपने वो फॉर्मूला देखा, व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x पावर बीटा होल पावर n। तो उसकी हेल्प से आप डायरेक्ट वो टर्म बता सकते हैं जो पर्टिकुलर पावर ऑफ x को कंटेन करने वाला हो। एंड आफ्टर दिस अपन इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, कुछ और क्वेश्चन अपन आज करेंगे उस पर बेस्ड, वो कंसेप्ट पर बेस्ड। लेकिन ओवरऑल जितना भी अभी तक आपने पढ़ा, एक दो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, फिर थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो जब तक बाकी बच्चे ऐड होते हैं एंड आप तब तक ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर। बोलो सर। सर, कल के लेक्चर का वीडियो अपलोड हो गया है क्या? कल ही हो गया था। ओके। करिए क्वेश्चन। तो यदि इस एक्सपांशन 1 प्लस एक्स पावर 2n, इस एक्सपांशन का सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म एक एपी फॉर्म करता हो, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7। तो 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 का वैल्यू कितना होगा, वो आपने बताना है। आयुष व्हाट्सएप पे सेंड कर दो मेरे को। तो ये कुछ बहुत दो इंपॉर्टेंट सम हम डिस्कस कर रहे हैं एंड देन वी विल मूव टू फर्दर। तो आप जब तक इसको सॉल्व करते रहें, जिनका आंसर आ जाए वो पोस्ट करें, आंसर दे दें मुझे, और बाकी लोग तब तक आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो आप जानते हो कि इस एक्सपांशन का सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखना है बस। तो आप इस एक्सपांशन लिखते हो तो फर्स्ट टर्म 2nc1 आता है और सेकंड टर्म आएगा 2nc1 x पावर 1। तो कोएफिशिएंट हो जाएगा 2nc1। तो सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट आता है वो आता है 2nc1, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट 2nc2 और फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट 2nc3 आएगा। और आपको बोला है ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, आर इन एपी। और एपी का डेफिनेशन आप जानते हो कि मिडिल टर्म का 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और अब आपको ये nc3 का वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया है। 2n माइनस 1 एक एक कम करके दो बार लिखेंगे, नीचे 2 इंटू 1 बराबर 2nc1 का वैल्यू 2n होता है। और यहाँ एक एक कम करके तीन बार लिखेंगे, 2n लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे, फिर एक और कम करेंगे।
और डिवाइडेड बाय 3, 2, 1, इस तरीके से फर्दर सॉल्व करते। तो एपी का डेफिनेशन लगाया पहले और उसके बाद सबकी वैल्यू डाल दी। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए ये टू कैंसिल कर दिया। 2n सभी में है तो इसको उड़ा देते। तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 2n-1 बचा। राइट हैंड साइड में आपने इसको उड़ाया तो 1 बचा, और इसको उड़ाएंगे तो 2n-1, 2n-2 होल डिवाइडेड बाई 6 बचेगा। 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स 2n-1, 2n-2। ओपन करेंगे इसको अगले स्टेप में, तो 12n-6 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 6 प्लस इसको ओपन करेंगे तो दिस गिव्स यू 4n² -6n + 2, और इनको ट्रांसफर कर दीजिए टर्म को। तो 6 + 4n² -6n + 2, और इसको ट्रांसफर किया तो माइनस का 12n प्लस का 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस गिव्स यू 4n² -18n प्लस 14 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n² -9n प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 0। मयूर करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। और टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो एपी का डेफिनेशन लगाया है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपने लिखने हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के। तो सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2nc1, थर्ड टर्म का 2nc2 और फोर्थ टर्म का 2nc3 आता है। क्वेश्चन में बोला है ये एपी में है। एपी का डेफिनेशन मिडिल टर्म का 2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। सबके वैल्यूज आपने पुटअप किए हैं और उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन की है। आप बस कैलकुलेशन करते जाइए, सीधा आंसर तक पहुंचा देता है। सो करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ 2n² -9n + 7 इज 0। करेक्ट आंसर इज 0। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। ट्राई करिए अगला क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the question is find the coefficient of x power 5 in the expansion of 1 plus x square power 5 into 1 plus x power 4। x पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। 1 plus x square होल पावर 5 into 1 plus x पावर 4 कितना होगा ये? आपके ऑप्शंस हैं which one is correct?
तो ऋषभ बोधे करेक्ट है। और आयुष तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये जो कोएफिशिएंट अपन फाइंड कर रहे हैं इससे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर भी नहीं आएगा तो फिर बताना। ओके सर। ओके, गुड मॉर्निंग प्रणव। ऋषभ बोधे करेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट। बाकी लोग फास्ट करें जल्दी। हर्ष वैष्णव करेक्ट है। रेडिकल साइन नहीं होता, रेडिकल पावर होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्री रेडिकल पावर का मतलब है आपकी जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए, रेडिकल नहीं आनी चाहिए। रेडिकल पावर का मतलब होता है क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इनको अपन रेडिकल पावर बोलते हैं। तो रेडिकल पावर से फ्री का मतलब हो गया कि पावर आपकी कोई इंटीजर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने, आगे अपन करेंगे। प्रणव करेक्ट है। यश सरोदे करेक्ट है। 3 बच्चों का सही आंसर। आयुष चेक करें। चलिए, अब किसी का नहीं आ रहा है तो देख लीजिए सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस। हेलो, क्या बोल रहे हैं अनुराग? नो सर कुछ। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। सही आंसर है इसका 60। और सॉल्यूशन आप देखिए, वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। तो जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे तो इसकी एक्सपांशन आएगी फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म आता है 5c1, थर्ड टर्म आता है 5c2 और अगला टर्म जो आएगा x पावर 4 हो जाएगा। अगले टर्म में x पावर 6 आएगा। क्योंकि हमको x पावर 5 चाहिए तो वो अगले टर्म की हमको जरूरत नहीं है। और 1 प्लस x पावर 4 का एक्सपांशन होता है 1, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4 x पावर 4। अब वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। x पावर 5 यदि मैं 1 को इन सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर दूं तो x पावर 5 कहीं भी नहीं बनाएगा। तो 1 से तो आपको कोई भी x पावर 5 वाली टर्म नहीं मिलती। जब आप x स्क्वायर को x पावर 3 में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब व्हेन दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म देन x पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x पावर 5 का कोएफिशिएंट मतलब x स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बनेगा, यहाँ क्यूब बनेगा, यहाँ पावर 4 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा। हमको 5 निकालना है, इसलिए पावर 5 का कोएफिशिएंट ये होगा 5c1 इंटू 4c3, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब x पावर 4 वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 5 बनाएगा। बाकी कहीं भी मल्टीप्लाई कर लो तो x पावर 5 नहीं बनता। तो x पावर 5 का एक और कोएफिशिएंट आएगा 5c2 इंटू 4c1। इनका वैल्यू डालिए। 5c1 5 होता है, 4c3 4c1 के बराबर होता है, 5c2 का वैल्यू 10 आता है,
और 4c1 का वैल्यू 4 आता है, तो दिस इज 20 plus 40, this gives you 60. So 60 is the correct answer of this question. So in this expansion, coefficient of x power 5 is 60. नोट कर लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब अपन एक कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। लास्ट आंसर अश्लेषा का करेक्ट है। पेज नंबर 3, एक छोटा सा टॉपिक, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ a plus b plus c power n and a plus b plus c plus d power n. तो दिस इज आवर हेडिंग। तो बाइनोमियल में तो आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, बट जब ट्राइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। सो हियर वी डिस्कस द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ a plus b plus c power n और a plus b plus c plus d power n। तो जैसे कि बाइनोमियल में आपने पढ़ा था, आप जानते हो, वी नो दैट कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in a plus b power n is n plus 1, and n plus 1 can be written n plus 1 c1। इंडेक्स एक ज्यादा होता है, तो बिल्कुल इसी बेसिस पे याद रखने का आपको तरीका बताया है कि therefore total number of terms in expansion of a plus b plus c power n is, formula is n plus 2c2। ये n plus 1c1 होता है। यदि आप ट्राइनोमियल लोगे, यदि यहां पर बाइनोमियल है, दो टर्म है, तो 1 1 आता है। यदि ट्राइनोमियल है तो 2 2 आता है। एंड सिमिलरली when we have to write the total number of terms in the expansion of a plus b plus c plus d power n, तो इसके लिए फॉर्मूला है n plus 3c3, n plus 3c3। और आप n plus 2c2 और n plus 3c3 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यदि यहाँ पर a plus b plus c होल पावर 10 दूं, मतलब ट्राइनोमियल दिया और उसका इंडेक्स आपको 10 दिया और नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे, तो आप यहाँ पर n की जगह पर 10 लोगे तो 12c2 आ जाएगा। और 12c2 आप कैलकुलेट करना जानते हैं, 12 into 11 by 2 मतलब 66। तो a plus b plus c होल पावर n के एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म 66 होंगे। और ऐसे ही यदि आपको मल्टीनोमियल में
यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पावर n, मतलब यहाँ पर 5 टर्म दे रखे हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 4c4 हो जाएगा। एक एक टर्म करके लिखना है। तो 2 के लिए आपको याद है, और इससे कंपेयर करके आप ट्राइनोमियल के लिए और मल्टीनोमियल के लिए नंबर ऑफ टर्म्स को याद रख सकते हैं। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इस कंसेप्ट पर बेस में आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो बता रहा हूं। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू दी सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। दो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, दोनों का आप आंसर करें। तो 4th पेज हमारा है। ये पहला क्वेश्चन है, x माइनस 2y प्लस 3z होल पावर n, यदि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 45 है तो आपको बताना है कि n का वैल्यू कितना होगा। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और अगला क्वेश्चन है, the number of terms in the expansion of x plus 3y square थ्री एक्स माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 3 is। करिए दोनों क्वेश्चन के आंसर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x माइनस 2y प्लस 3z होल पावर n यदि 45 है तो आप n का वैल्यू कितना बताएंगे, कितनी होगी n की वैल्यू। और दूसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3y स्क्वायर इंटू 3x माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 3, देन इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष, नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में कैसे आ सकते हैं? अच्छा, एन का वैल्यू बोल रहे हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एक्सपेंशन को नहीं, एन का भाई आपने जो इंडेक्स पढ़ा है, आपने जो अभी तक इंडेक्स पढ़ा है वो इंडेक्स आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स आपका नेचुरल नंबर होगा। यहाँ भी एन की वैल्यू पूछी है, मतलब इंडेक्स पूछा है, तो इंडेक्स का जो आंसर है वो नेचुरल नंबर आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। सर वो डेसिमल नहीं है सर, वो फर्स्ट का आंसर लिखा है। फर्स्ट का आंसर नहीं, वो करेक्ट करेक्ट नहीं है। ये बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है, ध्यान से देखो।
आयुष चेक करें अगेन, ऋषभ बोधे करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है। मयूर चेक करिए, गलत है। अर्जुन पाली, फर्स्ट का आंसर करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। एक मिनट और, देन वी विल डिस्कस बोथ द क्वेश्चंस। मयूर फर्स्ट का करेक्ट है, मानसी सेकंड चेक करिए, गलत है। प्रणव फर्स्ट रॉन्ग है। हर्ष वैष्णव करेक्ट है, मयूर चेक करें, दूसरा रॉन्ग है। चलिए देख लीजिए अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू जो आपकी आती है वो आती है 8। और सॉल्यूशन है इसका कि आप जानते हो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+2c2 और इसकी वैल्यू आपको दी रखी है 45। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये n+2 n+1/2 इक्वल्स टू 45 बनेगा। तो दिस गिव्स यू n+2 n+1 इक्वल्स टू 45 to the 90। So n+2 n+1 equals to 10 into 9, 90 को 10 into 9 लिख सकते हैं।
This implies n plus 2 equals to 10 and this implies n का वैल्यू 8. So n equals to 8 आता है. This is solution of first question. n की वैल्यू 8 आएगी. मतलब जब आप इंडेक्स यहाँ पर 8 ले लोगे तो 8C2 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 8C2 की वैल्यू जो है वो 45 बन जाएगी. क्योंकि सॉरी 8C2 नहीं 10C2 बनेगा. 10C2 का वैल्यू 45. n का वैल्यू 8 लोगे, 8 यहाँ पे डालोगे तो 10C2 बनेगा एंड द वैल्यू ऑफ 10C2 इज इक्वल्स टू 45. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को यदि आप देखें, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं. तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं. और होल स्क्वायर पे भी पावर 3 का है तो ये 2 3 जा 6. पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है. तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन x प्लस 3y 3x माइनस y होल पावर 6. और अंदर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू पावर 6. अब ये ट्राइनोमियल है, सो ट्राइनोमियल पे इंडेक्स 6 का दे रखा है. देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज 6 प्लस 2C2. बोले तो 8C2 और 8C2 का वैल्यू 8 इंटू 7/2 इंटू 8 विच इज 28. सो नंबर ऑफ टर्म इज 28. देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. So this is the utilization of these formula, total number of terms in trinomial and in multinomial. और बाइनोमियल तो आपको बताया ही था. ठीक है, तो फॉर्मूले याद रखिए, इस तरीके से यूटिलाइज होंगे क्वेश्चन में. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. कोई डाउट कहीं पर है तो पूछ लीजिए. सर बोलिए. सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेप की वो कैसे हुआ? ये आपको बताया था कि यदि tan(c2) कैलकुलेट करना है तो एक एक कम करके 2 बार लिखेंगे. tan(c2) का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? tan इंटू 9/2. तो आपको यदि n प्लस 2C2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एक एक कम करके 2 बार लिखेंगे. n प्लस 2 और n प्लस 2 में एक कम करोगे तो n प्लस 1. तो n प्लस 2 n प्लस 1/2 जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है. कोई भी नंबर C2 आता है तो आपको क्या करना है? 2 बार एक एक कम करके लिखना है. मतलब 8 इंटू 7 लिखेंगे, नीचे 2 इंटू 1. अब इस क्वेश्चन में आपको n की जगह सॉरी 8 की जगह पर n प्लस 2 दिया था. तो n प्लस 2 उससे एक कम डिवाइडेड बाई 2. और कोई टाइप किसी को पूछ ले. चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट. तो नेक्स्ट हेडिंग है मिडिल टर्म. किसी बाइनोमियल एक्सपांशन में मिडिल टर्म आपको पूछा गया है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली बात तो मिडिल टर्म है कि द मिडिल टर्म depends upon the index
आपको जब मिडिल टर्म पूछा जाए तो आप सबसे पहले देखिए कि आपको जो इंडेक्स दे रखा है वो कैसा दे रखा है। अब चूंकि हम इंडेक्स जो पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ रहे हैं अभी बाइनोमियल थ्योरम, मतलब आपका जो इंडेक्स है वो नेचुरल नंबर है। तो अब नेचुरल नंबर आपके दो टाइप के होते हैं, या तो इवन नेचुरल नंबर या फिर ऑड नेचुरल नंबर। मतलब इंडेक्स या तो आपको इवन दिया होगा या इंडेक्स आपको ऑड दिया होगा। तो इसलिए जो मिडिल टर्म है वो हमेशा इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि इंडेक्स आपका इवन है कि इंडेक्स आपका ऑड है। मतलब इस पर्टिकुलर थ्योरी में दो केस बनेंगे। तो पहला केस हमारा है व्हेन n मतलब इंडेक्स इज इवन। जब इंडेक्स आपका इवन होगा तो उस केस में देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म in the expansion of a plus b power n, which is n by 2 plus 1th term। और n by 2 plus 1th term की जो वैल्यू होगी वो आप जानते हो एक्सपांशन में nc n by 2 ncr, r हमारा n by 2 है तो ncr फर्स्ट टर्म पे पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लगाएंगे और सेकेंड टर्म पे पावर ये सफिक्स आता है। तो यदि आपका इंडेक्स इवन है तो इंडेक्स इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होगा। वो मिडिल टर्म की जो वैल्यू है वो ये होती है n by 2 plus 1th term इज द मिडिल टर्म। और आप r plus 1 का जो जनरल फॉर्मूला है वो आप लगाओगे, मतलब r की जगह पर n by 2 लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है जनरल टर्म का ये nc n by 2 a पावर n by 2 b पावर n by 2 होता है। और ओवरऑल आप जो कंक्लूजन देख रहे हैं, यदि आपको किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में इंडेक्स इवन दे रखा है और उसका मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है तो मिडिल टर्म की जो वैल्यू होगी वो लिखते वक्त आप देखें कि हर जगह आधा आधा हो जाता है। जो भी इंडेक्स इवन दे रखा है 6 का है 8 का है 10 का है 100 का है तो जो भी इंडेक्स दे रखा है उससे आधा यहाँ पर आता है, आधा फर्स्ट टर्म पे पावर आता है और आधा सेकेंड टर्म पे पावर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि find the middle term in the expansion of a plus b power 8 is, तो आपका जो आंसर हो जाएगा तो 8 का इंडेक्स है मतलब इवन इंडेक्स है तो मिडिल टर्म आपका क्या होता है 8 by 2 plus 1 मतलब 4 plus 1। फिफ्थ टर्म जो मिडिल टर्म होगा और वो क्या हो जाएगा 8c4 फर्स्ट टर्म पे पावर 4 और सेकेंड टर्म पे पावर 4। हर जगह आधा आधा कर देना है, इसका आधा फिर ए पे फर्स्ट टर्म पे पावर आधी और सेकेंड टर्म पे भी पावर आधी। तो इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए तो 8c4 का जो वैल्यू है वो 8 7 6 5 4 3 2 1 ये कट गया आपका 70 आता है। सो फाइनल आंसर आपका 70 a पावर 4 b पावर 4। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। जब इंडेक्स आपका इवन होगा तो ये आपका मिडिल टर्म आएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ हियर वी डिस्कस इट्स सेकंड केस जब इंडेक्स आपका ऑड हो।
कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लें. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, केस नंबर 2. जब इंडेक्स आपका ऑड होगा then there exist two middle terms which are n plus 1 by 2h and n plus 3 by 2h terms. तो यदि आपका इंडेक्स ऑड होता है, जैसे मैं इंडेक्स 7 का ले लूं, ऑड नंबर ले गया, तो यदि इंडेक्स 7 का है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो जाएंगे. और यदि 8 टर्म है तो आप जानते हो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में 2 मिडिल टर्म होते हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको 8 दिए हैं, तो मिडिल टर्म होंगे 4 और फिफ्थ टर्म. तो यदि आप n का वैल्यू 7 लेते हो तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आर दी मिडिल टर्म. और वो देखो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो, इसमें n की जगह 7 डालोगे तो 7 plus 1 by 2 फोर्थ टर्म आ जाएगा और 7 plus 3 by 2 फिफ्थ टर्म आ जाएगा. तो यदि इंडेक्स आपका ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, और वो 2 मिडिल टर्म की जो पोजीशन है वो n plus 1 by 2h टर्म और n plus 3 by 2h टर्म होंगी. और व्हेन वी कैलकुलेट दीज वैल्यू, यदि आप n plus 1 by 2h टर्म को कैलकुलेट करें तो t n plus 1 by 2h टर्म, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको आपने लिखना पड़ेगा r plus 1 के फॉर्म में. इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यही आता है, क्योंकि जब भी कोई टर्म लिखना है तो वो r plus 1 के फॉर्म में होनी चाहिए. और अब इसकी वैल्यू क्या होती है तो अपन जानते हैं, r plus 1 एक टर्म क्या होता है, NCR, r का वैल्यू फर्स्ट टर्म पे पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लगाएंगे और सेकंड टर्म पे पावर n minus 1 by. तो जो पहला मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू ये आती है. और सेकंड मिडिल टर्म आप देखें, सेकंड मिडिल टर्म आपने लिखा है n plus 3 by 2. तो इसको जब आप लिखेंगे r plus 1 के फॉर्म में तो ये n plus 1 by 2 plus 1 आता है. और अब इसमें वैल्यू डालिए तो इट इज nc n plus 1 by 2 फर्स्ट टर्म पे पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लगाएंगे तो कितना आएगा ये, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सही तो लिखा है n minus 1 by 2 आना चाहिए. और सेकंड टर्म पे पावर कितनी आएगी, n plus 1 by 2. मतलब पावर इंटरचेंज हो जाती है a और b की. तो दीज आर दी टू टर्म्स, जब दो मिडिल टर्म होंगे इंडेक्स इवन होगा तब. और इसमें एक बात आप देखें जो नोटेबल है वो ये है, if there exist two middle terms then their binomial coefficients
आर इक्वल। यदि दो मिडिल टर्म होते हैं तो दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल आते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये कहलाते हैं, और इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर्मूला NCR बराबर NCN माइनस आर। तो यदि इसमें NCR बराबर NCN माइनस आर लगाओगे तो ये मिल जाएगा। जैसे मैंने इंडेक्स यदि 7 का लिया था तो मेरे पास दो मिडिल टर्म आए थे, फोर्थ और फिफ्थ टर्म। जब आप फोर्थ टर्म कैलकुलेट करोगे तो ये 7C3 बनेगा और ये 7C4 बनेगा। 7C3 की वैल्यू 7C4 के बराबर आती है। तो यदि दो मिडिल टर्म है तो दोनों मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम आते हैं। सो इफ देयर एग्जिस्ट टू मिडिल टर्म्स then their binomial coefficients are equal। और दूसरा पॉइंट इसमें आप एक और चीज याद रखें, जो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा आता है। सबसे बड़ा मतलब उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आती है। जैसे हमने इंडेक्स यदि 8 का लिया था तो 8 का इंडेक्स लिया था तो आपको केवल एक ही मिडिल टर्म मिलता है, और वो जो मिडिल टर्म आप निकालते हो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 8C4। तो आप देखो 8C0, 8C1, 8C3, इन सभी में सबसे बड़ा 8C4 है, बीच वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि आप ये देखते थे जब आपने पास्कल ट्राइंगल भी पढ़ा था, उनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिप्लेस किया था। तो जब इंडेक्स आपने 2 का लिया था तो कोएफिशिएंट आपके 1, 2, 1 आए थे। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा था। जब 3 का इंडेक्स लिया था तो 1, 3, 3, 1 आए थे। कोएफिशिएंट मिडिल टर्म के आए हैं दोनों, 3, 3 है, सबसे बड़े हैं। जब आपने 4 का इंडेक्स लिया तो 1, 4, 6, 4, 1 आया। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा आया 1, 4, 6, 6 सबसे बड़ा है। तो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और इफ देयर एग्जिस्ट टू मिडिल टर्म्स देन देयर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। इसी बात को आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट। एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन है, सर बोलो बेटा। सर वो 2 के पहले कौन सा साइन है? देयर एग्जिस्ट, जो आप ये वर्ड लिखते हो देयर एग्जिस्ट, उसकी जगह पर ये भी लिखा जाता है उल्टा ही, यस। देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x पावर 10। बताइए कितना आएगा आंसर।
संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। ऋषभ करेक्ट है। मानसी क्या क्या लिख दिया है? नहीं मानसी चेक करो, मयूर करेक्ट है। चलिए तो देख लीजिए, अश्लेषा करेक्ट है। इजी सवाल था। आयुष चेक करें, गलत है ये। तो देखिए, क्योंकि इंडेक्स आपका इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म आपका आएगा 10c5 x power 5 1 upon x power 5. This gives you 10c5 और 10c5 का जो वैल्यू आता है 252। कैसे आता है 10c5 252? तो एक एक कम करके 5 बार लिखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 2 10 4 2 3 2 36 into 7 which gives you 252। 252 आएगा। 36 7 या 252। तो 252 इज द करेक्ट आंसर। 10c5 बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय बेटा।